ज्यादातर पब्लिक पोस्चरिंग उसके बारे में नहीं की जाती है। हम्म। ये जो सिपरी की भी ये रिपोर्ट जो आ रही है, हम्म। ये भी वो डिफरेंट सोर्सेज से मालूम करने की कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन रिलायबिलिटी इसके ऊपर बहुत हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देश जो है अपने कितना क्या कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उसके बारे में जानकारी पब्लिकली वो नहीं दी जाती, हम्म। पहली बात। दूसरा, जो अभी हम बात कर रहे हैं अभी न्यूक्लियर कि हमारे हमने 12 जो है न्यूक्लियर आर्सेनल में वो किए हैं, उनको जो रेडीनेस में रखा गया। एक्टिव मोड में जी। देखिए, बात यह है कि इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर की, वो फर्स्ट स्ट्राइक की नहीं है, सेकंड स्ट्राइक की। हम्म। भारत के जो जो न्यूक्लियर प्रिंसिपल है उसमें जो है ये है कि भारत कभी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। तो उसमें क्या है कि जब आपको सेकंड अटैक सेकंड स्ट्राइक करना है, तो उसमें आपको तैयारी रखनी पड़ती है इतनी कि आपको अगर कहीं आवश्यकता पड़े, कभी खुदा ना खास्ता होपफुली कभी किसी को नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो पोस्चरिंग होती है और ये जो है तैयारी रखनी पड़ती है। तो वो उसके तहत में इन्होंने तैयारी, ये जो खबर आ रही है मेरे विचार से इसके है, क्योंकि हमारा जो है अब जो है तीनों जो है हमारे क्षेत्रों में, क्या लैंड हो, सी हो, और या हवा से हो, एयर में हो, तीनों में जो है हमारी अब कैपेसिटी बिल्ड अप हो गई है कि हम न्यूक्लियर कहीं अटैक होता है तो हम उसका जवाब हम तीनों से दे सकते हैं। तो हम्म। उसकी तैयारी हो, जैसे अब चीन का भी मैं आपको बताऊं, चीन के यहाँ भी पिछले साल 24 उन्होंने रेडीनेस में रखी थी। इस साल सिपरी की रिपोर्ट है कि उन्होंने 34 न्यूक्लियर वारहेड्स को रेडीनेस में बिल्कुल रखा हुआ है। तो हम्म। ये जो है सारे देश, और इसी तरह से जो और दूसरे देश हैं, यूएसए हो या जो है रशिया हो या जो है फ्रांस हो या यूके हो, वो भी कुछ ना कुछ आर्सेनल इस तरह से रखते हैं हम्म। ताकि जो है डेटरेंस बन, बिकॉज बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो एक डेटरेंस है दोनों सब तरफ के लिए। तो हम्म। लेकिन उसके लिए जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें अपनी तरफ से एक ऑप्शन रखनी पड़ती है, और खासकर इंडिया जैसे देश के लिए जिन्होंने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक को अपनी तरफ से अपने आप उसको रोका हुआ है कि हमने फर्स्ट स्ट्राइक हम किसी को भी नहीं करेंगे, कभी भी हालत में हम हम्म। फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी रखनी है, और इसी के चलते हुए हमने हम्म। भारत जो हमारी न्यूक्लियर पावर जो है सबमरीन है, 2 सबमरीन है हमारे पास, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस हम्म। अरिघा, जो कि न्यूक्लियर जो मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हम्म। हैं। और ये ही वो जो है कैपेबिलिटी इसके लिए है। तो उस जब अगर वहां अगर आपने अपनी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उनको अगर आपने तैयार रखना है, तो उसमें तो मेट करके रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको समय नहीं मिलेगा आपको, क्या अलग, क्योंकि कहीं भी हो सकती है तो, क्योंकि उनको उसकी जो खासियत यही है कि किसी को पता नहीं लगता कि आपकी न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ ट्रैवल कर रही है, किस जगह कर रही है, तो वहां तो तैयार रखना पड़ता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ कैपेबिलिटी आ गई है, पहले नहीं थी ये बात कैपेबिलिटी, अब कैपेबिलिटी आ गई है, तो नेचुरली वो मेट में है उसकी, तो जो न्यूक्लियर वारहेड को तैयारी पोजीशन में वहां रखा जा रहा है। तो उसमें मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात नहीं है, तो पोस्चरिंग होती है, तैयारी होती है, ताकि दूसरे देशों को भी पता रहे कि भारत में कोई, हम में कोई कम नहीं है, जी। और कोई यहाँ इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल उसको जवाब दिया। जी, प्रोफेसर किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद है। प्रोफेसर किरोड़ी सिंह, हमने जो सर्वे कराया उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या ऐसे तमाम देश जो भारत से जलते हैं, भारत से चिढ़ते हैं और हमेशा परमाणु हमलों की धमकी देते हैं, इस एक्टिव मोड में परमाणु हथियारों के लाने में या परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान से 20 ज़्यादा हो गए, पहले कम थे, क्या अब इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन देखा जाएगा? देखिए मनोज, ये जो न्यूक्लियर वेपन की हम बात करते हैं, हम्म। ये एक सुरक्षा कवच के रूप में है, यूज वैल्यू नहीं है। हम्म। अगर यूज वैल्यू इसकी है तो दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए हैं कि एक पृथ्वी नहीं कई पृथ्वी तबाह हो सकते हैं। हम्म। तो यूज वैल्यू इसकी नहीं है। तो ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है कि किसके पास 170 हैं और किसके पास 150 हैं और किसके पास 500 हैं, इस तरीके का नहीं है। जी। इसकी जो लेथाल कैपेसिटी है, या जिसको हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है।
और इसका लिए आपने कहा कि क्या कंपटीशन बढ़ेगा, निश्चित रूप से इसका कंपटीशन बढ़ना है ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया और पाकिस्तान में भी, क्योंकि जिस तरह के अनईजी रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान का जिस तरह का रिजीम है वहाँ मिलिट्री डोमिनेटेड, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने तरीके से और एफर्ट्स करेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं, देखिए स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसको लैप्स हुए 3-4 महीने हो गए हैं। रशिया ने कहा कि हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद नई ट्रीटी करेंगे और दूसरे देशों को भी सम्मिलित करेंगे। अमेरिका ने मना कर दिया। तो अब बहुत से देश हैं वो एस्पायर कर रहे हैं, जैसे पोलैंड है, जर्मनी है, जापान है। तो इस तरह का न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ेगा दुनिया में, और अगर इस तरह का न्यूक्लियराइजेशन होगा तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी तो रहेगी ही। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ये स्थिति है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है। 1 साल पहले जो 2.4 ट्रिलियन था अब 2.9 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन पे अपना खर्चा मिलिट्री पे एक्सपेंस करना चाहते हैं। तो इसका मिलिट्री पहले 39% के करीब था उनका, दुनिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसमें, तो अमेरिका बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इस तरह का बढ़ेगा तो अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों से कह दिया, पहले तो ये कहा नेटो के जो देश हैं उनको कहा कि आप 2% जीडीपी का कीजिए, अब ये तय किया है कि 5% जीडीपी का होगा 2035 का। तो इसका नेचुरली जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च या एजुकेशन होना है उन पे नकारात्मक, हेल्थ है इन पे नकारात्मक असर पड़ेगा। तो पूरी दुनिया केवल एटॉमिक पावर को लेके कंपटीशन नहीं, ओवरऑल जो मिलिटराइजेशन का कंपटीशन होगा वो पूरी दुनिया को खतरनाक स्थिति में ले जाएगा। तो हम केवल भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं, दुनिया के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। और एक डेंजरस ट्रेंड और आ रही है वो है प्लाज्मा वेपन की, और उस पे चीन, अमेरिका और रशिया काफी एडवांस स्टेज पे रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी भी खबर आ रही है कि रशिया और ईरान ने मिलकर प्लाज्मा वेपन पे काम करना शुरू कर दिया है, और वो इस एडवांस स्टेज पे है। मिलिट्री के लेवल पे, केवल फिक्शनल नहीं है, मिलिट्री के लेवल पे वो जो ड्रोन है या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको रोक सकता है प्लाज्मा वेपन। तो हम न्यूक्लियर वेपन से भी आगे जा रहे हैं, जिसको हम प्लाज्मा वेपन कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन की तरह है। तो वहां तक दुनिया जा रही है, तो दुनिया डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। अगर हम उस दिशा में देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ कभी भी दुनिया या ये प्लानेट तबाह हो सकता है। दूसरी तरफ हमने विकास की दृष्टि से भी बहुत प्रगति की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांसमेंट के लिए रोल है। तो जो ड्यूअल यूज है टेक्नोलॉजी का, उसके हम जो नेगेटिव और मिलिट्री का यूज है उसको मिनिमाइज करके उसका कंस्ट्रक्टिव या डेवलपमेंटल यूज कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कोई सहमति बननी चाहिए, जिसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है। कि जिस तरह के स्टार्ट को लेके अमेरिका और रशिया में विवाद हुआ, अमेरिका ने ब्लाटेंटली मना कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मनोज, क्या किया जा सकता है, दुनिया को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकता है। भारत का पहले न्यूक्लियराइजेशन से पहले, न्यूक्लियर बम से पहले एक अप्रोच था कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात थी। उससे फिर दुनिया ये कहने लगी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन होना चाहिए, डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने भी अपना न्यूक्लियराइजेशन किया, तो जो कंप्लीट डिसआर्मामेंट की स्थिति थी वो कहीं नहीं बची है। सिर्फ साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वॉलेंटरीली खत्म किए हैं और किसी देश ने नहीं किए हैं। यूक्रेन ने उसको अंडर प्रेशर, या जिस तरह का सोवियत डिसमेंटलिंग हुआ उससे उनको डीन्यूक्लियराइजेशन यूक्रेन का हुआ। आज यूक्रेन के संकट में है, तो दुनिया के सामने ये उदाहरण है कि हम अगर वॉलेंटरीली भी अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे तो हमारे को खतरा हो सकता है। तो जिस तरह का ओवरऑल सिचुएशन बन रहा है, ये एक तरफ तो निराशाजनक भी है, और अगर डुअल यूज में हम कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव यूज करें, वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे प्लाज्मा
पावर हो, उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो दुनिया का ज्यादा भला हो सकता है। भार्गव साहब मेरे साथ लेकिन मौजूद हैं। भार्गव साहब, प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सहमति। मुझे लगता है कि अब जो देशों के बीच तनाव फैल रहा है वो सहमति शब्द बड़ा बेईमानी सा हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, युद्ध चल रहा है। और अगर आप इजराइल और ईरान के बीच देखें, सहमति जैसी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है। तमाम देश चाहते हैं, ईरान भी चाह रहा है, इजराइल भी चाह रहा है, अमेरिका भी इसी बात का जिक्र कर रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। 2-2 साल से युद्ध चल रहे हैं, 6-6 महीने से तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया सबसे बड़े बम, इकोनॉमिक बम के आगे फंसी हुई है और मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है। परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक बम भी ये हो गया है। इन सब के बीच जो संयुक्त राष्ट्र है या ऐसी संस्थाएं जो पूरी दुनिया में एक सहमति बनाने का काम करती हैं, बैठने का काम करती हैं, नियमों का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम, मानव इंसान को बचाने का काम, वो सब बेमानी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहाँ पर है ये विश्व और कहाँ है देश और उनकी सहमति? देखिए, आज की तारीख में जो भी संसार के अंदर सिचुएशन है उसमें जो जैसे आपने कहा, सहमति नाम की चीज कहीं भी नहीं मिलती है। उसकी वजह यह है, हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर देश के अपने स्वार्थ होते हैं और हर देश अपने स्वार्थ को सामने रखते हुए ये विचार करता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में जो भी युद्ध में शामिल है देश, वो जानते हैं कि अगर हम सहमत होंगे या नहीं होंगे इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन एक छोटा कंट्री था, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री था, लेकिन यूक्रेन किसी भी चीज पे सहमत नहीं हुआ, ना रशिया सहमत हुआ। अमेरिका का प्रेशर आया, नाटो का प्रेशर आया, लेकिन कहीं भी सहमति नहीं बनी और वो युद्ध सिर्फ उसके डायमेंशंस चेंज हो गए हैं। वो डायमेंशन चेंज होकर के युद्ध अभी भी चल रहा है। इसी तरह से जो ईरान का युद्ध था, इजराइल उसमें शामिल था, वहां पर हिजबुल्लाह भी आ गया, हमास भी आ गया, हुती भी आ गया। तो ये सारे जितने उसके अंदर प्लेयर्स हैं, हर एक के अपने अपने स्वार्थ हैं या किसी दूसरे के स्वार्थ से उनके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करें कि हाँ, शायद किसी भी मुद्दे के ऊपर बहुत आसानी से सहमति बन जाएगी। ये संभव कहीं भी नहीं दिखाई देता। जो मैं समझ गया। पाकिस्तान, तो क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे थे, वहां से रिएक्शन ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से भी रिएक्शन ले सकते हैं। रत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या सिपरी की रिपोर्ट के बारे में कुछ चर्चा है? क्योंकि भारत ने परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा बना लिए। हर तनाव पे पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देता है, लेकिन यहां पर 12 परमाणु हथियार एक्टिव मोड पर है। पाकिस्तान की राय? शुक्रिया, मैंने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सिविलाइज्ड दौर जो एक दुनिया में रह रहे हैं और जो एटम बॉम्ब है ये तारीख में एक ही दफा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद ये कभी यूज नहीं हुआ है। और हमें, हमारी विश भी यही होना चाहिए या हमारी ख्वाहिश भी यही होना चाहिए कि ये कभी यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए इंसानियत को तबाह कर देगा। और दूसरी जो चीज है कि आपने 10, 12, 50, 100 अगर ज्यादा बना लिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 130 करोड़ लोगों का सोचिए कि उनको एटम बम चाहिए है या उनको टॉयलेट चाहिए है। इसी तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को एटम बम चाहिए है या पाकिस्तान के लोगों को बेसिक कमोडिटीज चाहिए, मेडिकल जो है उनको फैसिलिटीज चाहिए है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हम दोनों देशों को सोचनी चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके पास कितने एटम बम ज्यादा है। अगर ये यूज भी होंगे कभी तो 4-5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं या 4-5 हम यूज कर सकते हैं और शायद इतने भी कभी यूज जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इस दौड़ में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहिए। आपका जो इस वक्त मेरे ख्याल में एनुअल जो बजट है डिफेंस का वो $90 बिलियन क्रॉस कर गया है और हमारा जो है वो $12 बिलियन क्रॉस कर गया है। इवन दो हमारा बहुत कम है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी साइज है उसके लिहाज से आपका भी बहुत ज्यादा है और हमारा भी बहुत ज्यादा है। हमें अपने जो आम जनता है उनके लिए सोचना चाहिए, ना कि असले की दौड़ में हमें शामिल होना चाहिए। सिंघल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, बात तो पति की कर रहे हैं रत्ता साहब, लेकिन कहा है ना कि शक्ति थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी होती है
कि वो आपको सामर्थ्य देती है, लेकिन इन सब के बीच अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम देशों के ऊपर दबाव हो रहा है, वो अपने डिफेंस बजट में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, बाकी जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं हैं या तमाम दूसरी चीज़ों का विकास है वो थम जा रहा है। लेकिन इस मसले पर एक सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? हर देश अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ाता जा रहा है? और ये मजबूरी भी है लेकिन ज़रूरत भी। आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि आइडियल वर्ल्ड में डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है और हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए इसमें। और आम जनता को, जो आम आदमी है, उसको सुविधाओं पर हम खर्चा करें, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा करें, उस पर खर्चा बढ़ाएं। लेकिन ये क्या आइडियल वर्ल्ड, अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां बिना सुरक्षा पे खर्चा किए हुए आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट बनता जा रहा है उसमें सुरक्षा अपनी करनी जरूरी है। अपनी नहीं, अपने आसपास की करनी पड़ती है। जैसे भारत का, जैसा मैं एग्जाम्पल दूं, भारत न केवल अपनी सुरक्षा कर रहा है बल्कि इंडियन ओशन की जिम्मेवारी उसने संभाल रखी है। जहां भी पायरेसी होती है, कहीं होती है, वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्स। अगर हमारे में शक्ति नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो हम वहां पर कैसे दूसरे देशों की मदद करें? सुनामी आती है या कहीं आपदा आती है तो भारत की सैनिक सबसे पहले वहां मदद के लिए पहुंचते, तो क्योंकि हमारे पास में इतनी कैपेसिटी। तो ये जो है, जो हमारी जो कैपेसिटी है, ये केवल केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि और जो प्राकृतिक आपदाएं या पायरेसी की समस्या है उसमें भी हम उसमें सहयोग करते हैं, उनमें मदद करते हैं सब। अमेरिका वगैरह हम नहीं आ पाते हैं। अब अमेरिका ने एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दी है, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प तो खैर बहुत ही आगे चले गए मामलों में। तो लेकिन क्या है कि इसके जो सुरक्षा पे जो खर्चा होता है उसके कई डायमेंशंस है, एक ही डायमेंशन है। दूसरा क्या है कि ये सबको अब याद रखना चाहिए कि जब न्यूक्लियर की बैन डिसआर्मामेंट की बात हुई, भारत सबसे पहला देश था जिसने कि डिसआर्मामेंट का प्रपोजल यूएन में रखा था कि, और भारत जो एनपीटी जो बनी, जो न्यूक्लियर जो बनी थी ट्रीटी साइन, वो उसकी शेप, उसका भारत सबसे पहले भारत हामी था। लेकिन जिन देशों के पास में न्यूक्लियर ये ऑप्शन थी, उन्होंने जिस तरह से उसमें एनपीटी को बनाया, तो भारत ने इसको महसूस किया कि भाई ये जो बनाई गई है, ये जो है हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ये, कि जिनके पास में है वो तो रखेंगे लेकिन दूसरा कोई नहीं रख सकता, और वो दुनिया पर कब्जा करके रखेंगे। और उसके ऑप्शन वो वहां से शुरुआत कि जिनके पास थी वो अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर वो सब तैयार हो गए होते तो हमें ये जो आज हम देख रहे हैं वो समस्या नहीं खड़ी होती। और भारत क्योंकि हमेशा इस बात का हामी रहा है, उसके बराबर भारत ने हमेशा कहा है, अभी भी भारत तैयार है, भारत कहना है कि सब आप ऑप्शन खत्म कर, सब देश छोड़ दें, हम भी तैयार हैं उसको छोड़ दें। लेकिन लोग, देश, कोई भी देश उसको जिसके पास में है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और अभी जो ईरान और इस सब में, इस एरिया में हो रहा है, और जैसे नॉर्थ कोरिया ने, अब उससे क्या होने लगा है देशों को कि अगर उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उन्हें अपनी सुरक्षा, उनके ऊपर कोई जो है हमला करने की कोशिश नहीं करे। तो ये दिमाग में इस तरह की बातचीत, इस तरह का माहौल बन गया है अब। तो ये मुझे जो लग रहा है इससे उल्टी होड़ बढ़ने वाली। बिल्कुल, आपने सही कहा आपने। और मुझे लगता है रत्ता मेरे साथ मौजूद है। रत्ता साहब, ये भारत ने इसलिए भी एक्टिव मोड में लगा दिए हैं 12, क्योंकि जरा सा जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, क्या वो दिखाने के लिए है? पाकिस्तान कभी भी उनको चला सकता है। ये बयान तकलीफ देते थे, इसलिए हमने 12 तैनात कर दिए। अच्छा, अब उसमें ना ये चीज आपने दुरुस्त कही है। एवरी कंट्री डू हैव इट्स ओन राइट टू डिफेंड इट्स कंट्री। सो मैं ये समझता हूँ कि हर मुल्क के पास ये राइट है। और बात सिर्फ हम एटॉमिक बॉम्ब्स की कर रहे हैं। यस, मिनिमम जो उसका डेटरेंस लेवल है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उसकी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि आपके पास अगर आपने 12 तैनात कर दिए हैं तो मेरा ख्याल में 10-12 तो हमारे पास भी होंगे जो हम तैनात कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी चीज,
ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास है और हमारे पास नहीं है, या हम दोनों कोई जो है वो अनोखी चीज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये चीज चलती है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो अभी सुशील कुमार साहब जो बात कर रहे थे, वो बहुत वैलिड बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जो बदमाशी है वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर आप इजराइल को देखें, वो तमाम अरब कंट्रीज को जिस पे चाहता है वो हल्ला बोल देता है, और वो इसी वजह से बोल देता है कि सामने वाले लोग कमजोर हैं। उसने फर्स्ट टाइम जो है ईरान के ऊपर जो है जैसे ही उसने अटैक किया है, तो अब उसको समझ आई है कि सामने से अगर ताकतवर दुश्मन हो तो फिर आपको आपने जो भी आपका जो वॉर के लिए आप बढ़े थे आगे, आपको वापस जाना पड़ गया है। तो ये चीज अमेरिका को भी समझ आ गई है कि बदमाशी जो है इस सिविलाइज्ड दौर में या इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में नहीं होनी चाहिए है, उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन जो एटॉमिक जो बॉम्ब्स की या उसकी जो तवानाई की जो दौड़ है, उसके अंदर फिर भी नहीं जाना चाहिए। देखिए ईरान ने ये एक संकेत है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके तमाम देश जा रहे हैं। समय का अभाव है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिस मसले पर मेरे साथ बने हुए थे। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है और तमाम देश इस